हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम जैसा कि अग्रवाल पब्लिकेशन के डीएलएड यानी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर को आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर रहे हैं धीरे धीरे एक एक क्लास के अंतर्गत। तो अभी तक आपने देखा कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 2 पे हम लोग चल रहे हैं और चैप्टर 2 पे हम लघुत्तरी प्रश्नों को देख रहे हैं। और ये जो पेपर हमारा है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो चलिए हम जो आज चैप्टर 2 के कुछ बचे हुए लघुत्तरी प्रश्न है उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। बस यही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कल तक हमने जो है 4 प्रश्नों को देख लिया था और यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। ये लघुत्तरी प्रश्न है और यहाँ पर जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, जो कि है संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि संप्रेषण क्या होता है। तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि संप्रेषण क्या होता है, एक इजी लैंग्वेज में आप समझ लेंगे तो आप इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो संप्रेषण का मतलब जब हम जैसे दो दोस्त अगर आपस में बात कर रहे हैं, अपने एक दोस्त अपनी बातें जो है अपने दूसरे दोस्त से शेयर कर रहा है और दूसरा दोस्त भी उससे रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है या कुछ अपनी बातें वो भी शेयर कर रहा है। तो ये जो दो व्यक्तियों के मध्य, ये 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम क्लासरूम और टीचर की बात कर लेते तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और एक अध्यापक है, तो वहाँ पर भी संप्रेषण हो रहा है। संप्रेषण का तात्पर्य बस इतना है कि 2 हो या 2 से अधिक, कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, उनके मध्य अगर आपस में कोई भी बातें हो रही हैं, कोई लोग अपनी भावनाएं बता रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ें बता रहे हैं या कोई उनमें हो सकता है कोई सूचना दे रहा हो किसी दूसरे को, तो ये जो व्यक्तिगत जो घटनाएं होती हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रेषण या संचार भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको सरल लैंग्वेज में बता दिया कि क्या होता है। विचारों का आदान प्रदान ही होता है संप्रेषण में, 2 लोगों के मध्य या 2 से अधिक लोगों के मध्य, लेकिन होता है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे उसकी परिभाषा दी गई कि संप्रेषण या संचार एक प्रक्रिया है जो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है तथा इसके माध्यम से अभिवृत्तियों, इच्छाओं, आदर्शों एवं सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। जैसे आपको घर वाले फ़ोन करते हैं, अगर आप कहीं बाहर हैं तो घर वाले कहते हैं कि बेटा खाना खाने ला, या फिर और पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ये चाहे वो प्रश्न के माध्यम से हो, चाहे वो अपनी इच्छा जाहिर करनी हो, चाहे अपनी भावनाएं आपसे बतानी हो, कोई सूचना देनी हो, अगर दो कम से कम 2 लोगों के मध्य या 2 से अधिक लोगों के मध्य ये चीज़ें घटित हो रही है तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। शिक्षा प्रकरण में संचार शब्द के लिए उपयुक्त शब्द संप्रेषण है। संप्रेषण की कुछ परिभाषाएं हैं, यानी अगर हम शिक्षण प्रक्रिया में देखें कि अगर शिक्षण प्रक्रिया में आपको संचार शब्द अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आपको लगे कि शिक्षण प्रक्रिया में जो संचार शब्द है तो अगर हम उसके लिए कोई शब्द उपयुक्त समझते हैं तो वो क्या है, संप्रेषण। क्योंकि अध्यापक बच्चों से कुछ भी कह रहा है या बच्चे आपस में भी कुछ कह रहे हैं तो ये अपनी बातें अगर आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी भावनाएं आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है वो संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, इसी को हम लोग संप्रेषण कहते हैं। अब यहाँ पे जो परिभाषाएं हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, परिभाषाओं को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और कम से कम 2 परिभाषाएं याद कर लीजिएगा, लेकिन देख सबका लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी का कथन जो है, किसी के अनुसार कोई परिभाषाएं जो है वही दे दी जाती है और पूछा जाता है कि यह किसके अनुसार है। इसीलिए केवल कम से कम ध्यान दीजिएगा कि क्या डिफरेंसेस है किसी किसी में, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो है काफ़ी हेल्प मिलती है। अब यहाँ पे है पॉल लिगन्स के अनुसार कि संचार या संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं जिससे संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोगिता को भलीभांति समझ सके। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये किसका कथन था, पॉल लिगन्स का। और कम से कम देखिए 2 तो आपको याद करने हैं और इसको आप लोग चेंज नहीं करेंगे कि इसको भी बना के लिख दें, क्योंकि कथन जो होते हैं किसी के अनुसार कोई परिभाषाएं होती हैं वो फिक्स होती हैं। अगला है क्रय के अनुसार तो किसी वस्तु के विषय में समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। यद्यपि मनुष्यों में संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम भाषा ही है, फिर भी अन्य प्रतीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्रय के अनुसार है।
तीसरा है डॉक्टर IP तिवारी के अनुसार, तो संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है, इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है, ठीक है, और बाकी की इसकी आगे की जो लाइन है वो अगले पेज पे है। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले पेज पे चलते हैं। और जीवन के अंत के साथ खत्म हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगला यहाँ पे है E.G. मेयर के शब्दों में, इस संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मितियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। और अगला यहाँ है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार, संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। तो ये 5 लोगों की परिभाषाएं हैं। सबकी परिभाषाओं को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, कम से कम 2 याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है अति उत्तरी में कि संप्रेषण की कम से कम 2 परिभाषाएं दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए 2 कम से कम परिभाषाएं जरूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है संप्रेषण की विशेषताएं। तो संप्रेषण की निम्न विशेषताएं होती हैं, हमारा ये भी क्वेश्चन था। तो संप्रेषण जो है आई होप कि आपका तैयार हो गया होगा। बाकी मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी देखिए चैनल पे मौजूद है। अगर चैनल की प्लेलिस्ट आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे UPDLED फर्स्ट सेमेस्टर हैंड रिटन नोट्स बाय मी अगर होगा, वहाँ पे उसको आप लोग ओपन करिएगा। उसमें मैंने जो है इस संप्रेषण की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है, लघुत्तरी प्रश्नों को करा दिया है मैंने। आप एक बार जाइएगा वहाँ पे देखिएगा, आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में नोट्स जो है वो मिल जाएगी। और मैंने उसकी वीडियो भी वहाँ पे जो अपलोड करिएगा, आप उसको देखते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन चलिए क्योंकि हम इस श्योर सीरीज को आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको श्योर सीरीज खरीदने की नौबत ना आए, आपको कोई परेशानी ना हो, खरीदने में कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से अपनी तैयारी को यूँ ही कर सकते हैं बिना श्योर सीरीज खरीदे। चलिए संप्रेषण की निम्न विशेषताएं होती है। पहला है कि यह एक सहकारी प्रक्रिया है जिसमें 2 पक्ष सम्मिलित होते हैं, एक जो संदेश प्रेषित करता है और दूसरा वह जो संदेश प्राप्त करता है। जैसे अगर हम व्हाट्सअप की बात करें, व्हाट्सअप पे 2 लोगों के मध्य अगर बात हो रही है तो एक आपको संदेश भेजता है, ठीक है, दूसरा संदेश प्राप्त करता है, फिर उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स भी करते हैं। क्लासरूम हुआ, अध्यापक आपसे कोई चीज़ बता रहा है कि कल आपका एग्जाम होने वाला है, कल आप लोग ये चैप्टर जो है तैयार करके आइएगा, ये टेस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो है वो संदेश क्या है प्रेषित कर रहा है, मतलब भेज रहा है, और दूसरा क्या है वो संदेश को प्राप्त कर रहा है। तो इसीलिए कम से कम ये इसमें 2 पक्ष सम्मिलित होते हैं। कम से कम क्या मतलब इसमें 2 पक्ष सम्मिलित होते हैं, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। अगला है संप्रेषण के प्रत्येक पक्ष में अपना संदेश पहुँचाने और दूसरे पक्ष की बात को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि 2 लोगों के बीच बातें हो रही है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से कहे जो अपनी बात कह रहा है और दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है, तो क्या वहाँ पे संप्रेषण प्रक्रिया हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो कह दिया कि मुझे आपकी बात सुननी नहीं और वो वहाँ से चला गया। तो पहला व्यक्ति जो अपनी बात कहना चाह रहा था वो नहीं कह पाया, तो वहाँ पे उसकी बात जो है अधूरी रह गई। इसीलिए अगर संप्रेषण कहीं पर होगा तो संप्रेषण में संदेश पहुंचाने वाला हो पहला पक्ष और संदेश जो है सुनने वाला हो यानी दूसरा पक्ष, दोनों पक्षों में क्या होनी चाहिए, बात को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे को समझने की क्षमता, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर पहला व्यक्ति संदेश पहुंचा रहा है तो दूसरे पक्ष में जो क्या है कि एक पेशेंस होना चाहिए कि वो पहले पक्ष की जो है बात सुने, तो दूसरे पक्ष में बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है संप्रेषण में संदेश का प्रेषण और साथ ही संदेश के प्रति प्रतिक्रिया या उत्तर प्राप्त करना भी सम्मिलित है और इसलिए ये एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे अध्यापक ने आपको कुछ बताया कि कल आपका एग्ज़ाम है या कल आप लोग ये चैप्टर तैयार करके आइएगा, तो क्या आप बस ऐसे ही न्यूट्रल रहेंगे? आप कहेंगे ना हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है मैम, हम तैयार करके आएंगे, कुछ आप सर हिलाएंगे, यानी कोई ना कोई आप रिस्पॉन्स देंगे, फीडबैक देंगे उस बात पे। तो संप्रेषण में यही चीज़ कहा गया है कि संप्रेषण में जो प्रेषण है और जो प्राप्त करने वाला है, मतलब जो संदेश भेज रहा है और जो संदेश प्राप्त कर रहा है, उनके मध्य जो है प्रतिक्रिया जो है सम्मिलित होती है कि अगर इस तरह से संप्रेषण हो रहा है तो उसमें सामने वाले से जो है कुछ फीडबैक भी मिलता है, कुछ रिस्पांस भी मिलता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये द्विमार्गी है। द्विमार्ग का मतलब 2 लोगों के मध्य हो रही है, एक अगर व्यक्ति कुछ कह रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी उसके प्रति कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे हम लोग अगर कहीं बाहर रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा या हमारे गार्जियन जो होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर जो होते हैं, वो हमको फ़ोन करते हैं और कैसे हो, हाल चाल सब ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ ही कहते हैं, हाँ ठीक है, सब
सब ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक संदेश जैसे कुछ भेज रहा है या कुछ पूछ रहा है, तो हमने उसके बात के प्रति क्या किया, कुछ रिस्पॉन्स किया, तो यही क्या है, संप्रेषण है। तो जब हमने रिस्पॉन्स किया तो एक मार्गी तब होता है जब सामने वाला ही केवल, मतलब जो संदेश भेज रहा है केवल वही बक 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 करता, और दूसरा वाला कोई उत्तर ही नहीं देता या कोई न्यूट्रल रहता, बिल्कुल चला जाता उसको छोड़ के, इस तरह से होता, तो वो एक मार्गी होता है। द्विमार्गी में मतलब कि दोनों तरफ से रिस्पॉन्स हो रहा है, एक व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसके कुछ जो बात उसने कही उसके प्रति कुछ जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे, इसलिए क्या है, एक द्विमार्गी प्रक्रिया होती है संप्रेषण। अगला है, संप्रेषण का उत्तर उतना ही अनिवार्य है जितना कि प्रारंभिक संप्रेषण, क्योंकि उत्तर संप्रेषण के प्रभाव को दर्शाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि जैसे हमारे घर वाले अगर कोई फ़ोन करके पूछ रहे हैं हालचाल की, और बेटा तबीयत कैसी है, तो हम ये कहें कि कल मेरे विद्यालय में जो है ये चैप्टर पढ़ाया गया, ये चैप्टर पढ़ाया गया, तो क्या यहाँ पर जो जिस क्वेश्चन को पूछा गया उसका उत्तर मिला, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर भी जो है अनिवार्य है संप्रेषण का। तो जैसे भी हम कहें कि संप्रेषण का जो उत्तर है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि प्रारंभिक संप्रेषण, क्योंकि उत्तर जो है वो संप्रेषण के प्रभाव को दर्शाता है। जब संप्रेषण होता है तो वो उसके जो संप्रेषित किया जाता है चीज़ें उसके हिसाब से रिस्पॉन्स होता है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये जो है संप्रेषण वो अच्छा है, अच्छा संप्रेषण है। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक संप्रेषण है उत्तर जो है उसी के ऊपर जो है डिपेंड रहता है, जैसा क्वेश्चन आता है उसी के हिसाब से अगर रिस्पांस मिलता है तो वो संप्रेषण को जो है अच्छा बताता है कि ये संप्रेषण बेहतर है, ये प्रभावशील है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अगला है, संप्रेषित किया जाने वाला संदेश मौखिक, लिखित अथवा संकेतों, मुद्राओं तथा प्रतीकों के रूप में संप्रेषित किया जा सकता है। संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो संप्रेषण है अब वो किसी भी तरह से हो सकता है संप्रेषण। यानी संप्रेषण में हम क्या करते हैं, अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचाते ही तो है वहाँ, ताकि वहाँ से कुछ रिस्पांस आए। तो अगर आपको कोई बात कहनी है तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे संप्रेषण में आप देखो तो कई तरीके से सब बातों को संप्रेषित किया जाता है, भावनाओं को संप्रेषित किया जाता है। जैसे लिखित संदेश भी होता है, मौखिक संदेश जो होता है या संकेतों के माध्यम से होता है। जैसे आर्मी वगैरह में देखो तो आप वहाँ पे संकेत से बात हो रही है। हम लोग क्लासरूम में भी अपने दोस्त जो है कभी कभी संकेतों में बात करते हैं, अध्यापक भी कभी कभी संकेतों में बात करते हैं। कुछ मुद्राएं यानी कुछ हाथ से मुद्रा बना के भी अपनी बातों को जैसे बताया जाता है। आर्मी में भी आपने देखा होगा कि आर्मी में जब वो लोग किसी मिशन पे जाते हैं तो वो लोग हाथों की जो मुद्राएं हैं या फेस की जो मुद्राएं हैं उसी से अपनी बातों को बताते हैं। क्लासरूम में भी अध्यापक किस तरह से बताता है अपनी कोई बात को, बच्चों ने कुछ रिस्पॉन्स किया तो सर हिला के अध्यापक जो है वो क्या कह रहा है, वो अपनी मुद्रा के माध्यम से ये बता रहा है कि हाँ आपने जो कहा वो सही है। तो किसी न किसी तरह संदेश तो पूछा। या कुछ प्रतीक, यानी कुछ जैसे हमने कुछ सिंबल यूज किया, कोई प्रतीक यूज कर लिया, तो इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप रोड पे देख रहे हैं। रोड पे जो प्रतीक लगे होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं, वो हमको ये बता देते हैं, भले उन बोल नहीं रहे लेकिन उस प्रतीक के माध्यम से ही हमें ये समझ में आ गया कि आगे गड्ढा है, कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, कि आगे क्या है, टर्न है। तो वो प्रतीक भी संप्रेषण का ही काम कर रहे हैं। तो संप्रेषित किए जाने वाला जो संदेश है वो कई रूप में जो है संप्रेषित किया जाता है और हम इसके लिए बहुत सारे माध्यमों का जो है प्रयोग करते हैं। अगला है, संप्रेषण का उद्देश्य है सूचनाओं और सहमति को प्रेषित करना और उद्देश्य हित और प्रयत्नों की समानता लाना। यानी जो उद्देश्य अगर हम कहें तो संप्रेषण का क्या उद्देश्य है, यही ना कि अपनी बात जो है दूसरों तक पहुँचाए, फिर वहाँ से कुछ रिस्पांस आए। तो सूचनाओं और सहमति को क्या करना है, प्रेषित करना है कि ठीक है, अच्छा है, ठीक है, कल आपको ये चीज़ें करके आनी, कोई भी सूचना या कोई भी सहमति हो तो उसको प्रेषित करना, ठीक है। और उसके क्या उद्देश्य है, उसके हित और उसके जो प्रयत्न हैं उसके बीच एक समानता लाना कि हाँ सारी चीज़ें बैलेंस होकर चलें। तो अगला यहाँ पे हमारा है कि संप्रेषण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जारी कामकाज, नियोजन और नीति निर्धारण में प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता आती है। यानी संप्रेषण के बारे में ये कहा गया है कि संप्रेषण जो है वो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी रोज़मर्रा की हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो संप्रेषण हो ही रहा है। जैसे अगर हम विद्यालय की बात करें तो अध्यापक कुछ न कुछ चीज़ें बच्चों को बता रहा है, समझा रहा है या कह रहा है। उसी तरह हमारे जो निजी लाइफ है, जैसे हम घर में भी आपस में बात करते रहते हैं, मम्मी से, भाई से, बहनों से, पापा से, घर के अलग मेंबर से, सबसे बातें करते रहते हैं। अगर हमारे घर में सब लोग हैं, हम दोस्तों से अपनी बातें कह रहे हैं, तो या हम मार्केट गए तो वहाँ पे हम कह रहे भाई ये सामान दे दीजिए, वो सामान दे दीजिए।
तो मेडिकल पे गए तो वहाँ भी हम अपनी बात बताते हैं। तो संप्रेषण तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये क्या है, हमेशा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और नीति निर्धारण में प्रभावशीलता एवं इससे क्या आता है कि नीति निर्धारण में प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता आती है। यानी अगर हम कोई भी जो है योजना बना रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं कि ये चीज़ किस तरह से करना है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं देखिए संप्रेषण अगर हो रहा है तो प्रभावशीलता और कार्यक्षमता जो है उसकी वजह से हमारे अंदर आती है। लास्ट यहाँ पे है, संप्रेषण वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच शीर्षस्थ रूप से ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर विभिन्न विभागों में समान पदों पर स्थित व्यक्ति के बीच समांतर रूप से और संगठन के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों पर लगे व्यक्तियों के बीच विकर्णी रूप से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए संप्रेषण प्रवाह संपूर्ण संगठन में व्याप्त होते हैं। यानी संप्रेषण जो है, अगर आप ऊपर के पद देखें तो ऊपर के पद जो वरिष्ठ लोग हैं, अधीनस्थ लोग हैं, उनके बीच भी हमें जो है चलती रहती है। नीचे की जो पद हैं उनमें भी जो है चलती रहती है। साथ ही जो समान पद के व्यक्ति हैं उनके मध्य भी देखें तो आप चलती रहती है। मतलब ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि ये संपूर्ण संगठन में जो है ये संप्रेषण जो है प्रवाहित होता है। मतलब चाहे वो कोई भी लेवल हो, हर लेवल में संप्रेषण जो है होता ही है। संप्रेषण में क्योंकि हम अपनी बातों का ही आदान प्रदान कर रहे हैं, तो अपने विचारों को कह रहे हैं, अपने संदेशों को पहुंचा रहे हैं। तो चाहे ऊपर अगर आप देखें, जैसे हम एक विद्यालय का ही संरचना लेके चलते हैं तो उसमें 3 स्टेजेज हो सकती हैं। एक तो हमारे जो बड़े अधिकारी लोग हैं, दूसरा जो शिक्षकगण हैं, और तीसरा जो है बच्चे हैं। तो अधिकारी आपस में भी बातें कर सकते हैं अपने, या फिर अपने जो अध्यापक हैं जो जिनको कि उन्हें अपॉइंट करा है, तो वो भी अपनी बात को अध्यापकों तक पहुंचाते हैं। तो वहाँ पर भी संप्रेषण हो रहा है। अध्यापक जो कि समान लेवल पे आएंगे तो उनके मध्य भी हो रहा है, और अध्यापक बच्चों से भी कुछ अपनी बातें संदेश को पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखें तो जो है संप्रेषण हो रहा है। तो चाहे कोई भी स्तर हो, लेकिन हर स्तर पे आप ये देखेंगे कि संप्रेषण हो ही रहा है। तो संप्रेषण प्रवाह संपूर्ण संगठन में जो है वो व्याप्त होता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। देखिए काफ़ी लॉन्ग में आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपकी जो शब्द सीमा है वो कम होती है, तो आप अपनी शब्द सीमा के हिसाब से ही आंसर दीजिएगा। इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कम टाइम भी होता है, काफ़ी कम स्पेस भी होता है, और काफ़ी कम जो है शब्द सीमा भी होती है डीएलएड में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर का यानी संप्रेषण का जो है ये लास्ट लघुत्तरी प्रश्न है। तो जो प्रश्न है वो क्या है कि शिक्षा की प्रक्रिया में संप्रेषण का महत्व एवं उपयोग बताइए। तो शिक्षा की प्रक्रिया में संप्रेषण का महत्व हेडिंग डालेंगे कि क्या महत्व है शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षा की प्रक्रिया में क्या महत्व है संप्रेषण का। तो आपको भी पता है कि अध्यापक कुछ सिखा विखा रहा है तो वहाँ पर भी संप्रेषण हो रहा है। तो संप्रेषण तो देखो जुड़ा हुआ है हर क्षेत्र से, चाहे कोई क्षेत्र हो। तो हम शिक्षा की बात करते हैं तो आप हेडिंग डालेंगे कि शिक्षा की प्रक्रिया में संप्रेषण का महत्व। इसमें इन्होंने बस ऐसे ही लिख दिया है पैराग्राफ की तरह, बट आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो संप्रेषण जीवन पर्यंत सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें हमारी समस्त इंद्रियां, कान, आँख, हाथ और शरीर के समस्त अंग क्रियाशील रहते हैं। संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश प्रशिक्षुओं यानी शिक्षार्थी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से संप्रेषित विषय के लिए प्रति उसकी रुचि, जिज्ञासा व ध्यान केंद्रित करता है। अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा प्रक्रिया की बात करें, तो पहले तो संप्रेषण हम सभी को पता है कि ये सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, संप्रेषण के माध्यम से ही हम अपनी बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो सीखने में, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो सीखने में संप्रेषण जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है। और संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर आप देखें तो व्यक्ति हर तरह से एक्टिव होता है, हर तरह से क्रियाशील होता है। अपनी शारीरिक उसके सारे अंग जो क्रियाशील होते हैं, जैसे आँख, कान, हाथ, शरीर के जो बाकी अंग हैं वो भी जो है एक्टिव रहते हैं अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं तो। क्योंकि आप अपनी बात अगर पहुंचा रहे हैं तो आप एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, अपने कानों का यूज करते हैं सामने वाला, क्योंकि उसकी बात भी हमको सुननी है या सामने वाले आपकी बात सुन रहा है। तो आप हाथ के माध्यम से अपने शरीर के अलग अलग शरीर के जो समस्त अंग हैं उसके माध्यम से आप अपनी बातों को जो है संप्रेषित करते हैं। यानी संप्रेषण प्रक्रिया में आपके जो शरीर के अंग हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं।
अगर हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो आप हमें भी पता है कि अध्यापक अगर पढ़ाने आता है, तो जैसा कि आप बस सुनिएगा, ठीक है। अध्यापक क्लासरूम में पढ़ाने आता है, तो अध्यापक जो है बच्चों को अगर कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाना है, सिखाना है या कोई बात कहनी है, तो वो शिक्षक क्या है, उसके लिए जो है संप्रेषण प्रक्रिया को यूज करता है अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, यानी संप्रेषण वहाँ पे हो रहा है। और इसी के माध्यम से जो है संप्रेषण का प्रयोग करके ही शिक्षक क्या है, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो प्रशिक्षु हैं, उनके लिए पथ प्रदर्शन का काम करता है, उनको गाइड करता है, उनको सारी चीज़ें समझाता है, बताता है। और साथ ही अगर आप देखें तो बालक की रुचि क्या है, बालक के क्या सोच है, भावनाएं क्या हैं, उसको भी अध्यापक जो है ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के प्रश्नों के माध्यम से जो है कोई भी जो विषय उससे समझाना है, सिखाना है, संप्रेषित करना है। जैसे अगर साइंस है, भूगोल है, इतिहास है, हिंदी है, कोई भी विषय अगर उसे बच्चों को समझाना या सिखाना है, तो बच्चों के हिसाब से, यानी बच्चों की क्या रुचि है, उनकी क्या जिज्ञासा है, वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे, किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, तो ये सब में भी अगर कहीं ना कहीं देखें तो संप्रेषण का हम लोग उपयोग करते हैं। अलग अलग तरह के प्रश्न के माध्यम से हम बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विषय के प्रति जो है उनकी रुचि व ध्यान जो है हम केंद्रित करते हैं कि बच्चा उस विषय में रुचि ले पाए, हम जो भी समझाना चाह रहे हैं वो समझ पाए। तो संप्रेषण तो शिक्षा प्रक्रिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही अध्यापक अपनी चीज़ों को बच्चों को समझाएगा, बच्चों से रिस्पॉन्स लेगा, बच्चों से कुछ प्रश्न के माध्यम से उनकी राय जानेगा। तो संप्रेषण जो है एक अभिन्न अंग है शिक्षा प्रक्रिया का, ठीक है। कुछ और भी महत्व आगे यहाँ पे चलिए देखते हैं। आगे यहाँ है कि संप्रेषण के द्वारा शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, नामांकन की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विद्यालय में बच्चों के ठहराव की स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब संप्रेषण की भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट हो, स्वर स्थित हो, प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हो, सार्थक हो, सामयिक एवं कक्षा वातावरण के अनुकूल हो, अन्य आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान दिया गया हो तथा छात्र ध्यान केंद्रित कर पाते हों, क्योंकि एक सफल शिक्षण श्रेष्ठ संप्रेषण पर आधारित है, जिससे न केवल पाठ की रोचकता बढ़ेगी अपितु अधिगम का अनुपात भी बढ़ेगा। तो ये बस आप ऐसा समझिएगा कि एक क्लासरूम में अध्यापक अगर आ रहा है तो बच्चों को कुछ सिखा पढ़ा रहा है, तो अध्यापक अगर आप देखें तो कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि किताबी भाषा केवल बोलते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, केवल उसी को रट्टा मार देते हैं, हो जाता है। लेकिन हमको लाइफ में कुछ ऐसे शिक्षक भी मिलते हैं जो टॉपिक बस हमें बताते हैं कि आज ये टॉपिक है, तो वो उस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, इतने सरल तरीके से, इतने अच्छे तरीके, प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं कि वो हमारे माइंड में फिट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता तो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, बढ़ेगी। अगर हमको अच्छे से समझ में आए, अगर अध्यापक इतने बेहतर तरीके से समझा दिया, अपनी बात को संप्रेषित किया हमारे तक, हमारे टॉपिक को हमारे तक संप्रेषित किया, तो अगर हर बच्चे को समझ में आ जाए, इतने अच्छे तरीके से संप्रेषित किया अपनी बात को, जो भी टॉपिक उसे पढ़ाना है, सिखाना है, तो उससे क्या होता है कि सारे बच्चों को समझ में आएगा, तो शिक्षा की गुणवत्ता ऑटोमेटिक बढ़ेगी। साथ ही अगर इस तरह का कार्य होता है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, तो वो भी बाहर जाएंगे, लोगों से कहेंगे, कुछ बच्चों से कहेंगे कि हाँ हमारे विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो उससे क्या होगा कि और भी बच्चे विद्यालय में आएंगे, और बच्चे जो है विद्यालय में ठहरेंगे भी, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाएंगे। तो नामांकन की संख्या भी बढ़ेगी और बच्चों के विद्यालय में ठहरने की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि पढ़ाई जहाँ पर अच्छी होती है, आप ऑटोमेटिक देखो वहाँ पर बच्चों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें तो होती हैं। साथ ही हम ये भी कह पाते हैं कि संप्रेषण जो है वो किस तरह से होना चाहिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया में देखिए, संप्रेषण जो हमें टीचर समझा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा समझा रहा है अध्यापक, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को कह रहा है, तो वहाँ पर जो संप्रेषण की भाषा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि सभी तक आराम से पहुँच पाए, सबको समझ में आ पाए। और स्वर जो है वो स्थिर होना चाहिए। प्रश्न अगर अध्यापक करे तो प्रश्न ऐसे सरल होने चाहिए जो सभी बच्चों के समझ में आ जाए, और स्पष्ट भी होने चाहिए और सार्थक होने चाहिए, मतलब लॉजिकल होने चाहिए, और ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो सामाजिक और कक्षा के वातावरण के अनुकूल हो। यानी आप बच्चों के हिसाब से ही क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि एक LKG के बच्चे को आप ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो संप्रेषण ज़्यादा बेहतर तब होता है जब कक्षा वातावरण के अनुकूल होता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो है ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जो भी अध्यापक पढ़ाता है, जो प्रश्न पूछता है, उस पर बच्चों का ध्यान जो है वो केंद्रित हो पाता है। और ये सब कुछ होने पर क्या चीज़ सफल होती है, तो
तो सफल क्या होती है, शिक्षा प्रक्रिया सफल होती है, शिक्षण प्रक्रिया सफल होती है कि संप्रेषण जो है शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और अगर संप्रेषण बहुत अच्छे तरीके से होगा तो बच्चों का इंटरेस्ट, यानी क्लासरूम में अगर आप देखें तो पाठ की जो है रोचकता बढ़ती है। अध्यापक अगर बहुत अच्छे तरीके से कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक के प्रति बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उस पाठ के प्रति बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो बच्चों में रोचकता भी बढ़ती है और अधिगम का अनुपात भी बढ़ता है, क्योंकि बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया में संप्रेषण जो है बहुत अभिन्न अंग जो है कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और अगर आप एक एग्जाम्पल लेके माइंड में सोचते चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे कि अगर कक्षा में अध्यापक जो है कुछ पढ़ा सिखा रहा है, संप्रेषित बातों को संप्रेषित कर रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें उसे करनी चाहिए, तो आपके माइंड में खुद आंसर जो है आते जाएंगे। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आज हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। कल हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।